हेलो एवरीवन। आज मॉडल 3 के साथ हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो हमारे 25 क्वेश्चंस हैं ये टेक्सटाइल और होम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ जो बीए में एग्ज़ाम होगा, बीए सेकंड सेम का, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कपास का रेशा किस प्रकार का है? कपास का रेशा मीन्स जो आपका फाइबर है कॉटन, वो किस प्रकार का है? प्रोटीन रेशा, सेलुलोज रेशा, खनिज रेशा या फिर सिंथेटिक रेशा? बताइए जल्दी आंसर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। कॉटन फाइबर जो है वो सेल्यूलोजिक फाइबर होता है, जबकि अगर हम ऊन की बात करें तो वो प्रोटीन रेशा है। और खनिज रेशा में कौन आते हैं? एस्बेस्टस, सोना और चांदी। और सिंथेटिक रेशा हमारे जो होते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊन किस प्राणी से प्राप्त होता है? रेशम कीट, भेड़, बकरी, ऊँट? आंसर आप लोगों ने टिक कर दिया होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट। ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ से। जो ऊन है वो हमारा कैसा रेशा है? जांतव जगत से प्राप्त होने वाला। हालांकि ऊन जो है वो हमें कुछ मात्रा में बकरी और ऊँट से भी मिलती है, लेकिन मुख्यतः जो ऊन मिलती है हमें वो किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? बताइए। W.H. कैदर्स, J.L. बेयर्ड, जी मार्कोनी, T.A. एडिसन? आई होप आंसर टिक कर चुके होंगे आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? W.H. कैथर्स ने। नेक्स्ट वन इज, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? जो हमारे प्राकृतिक फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं, कपास, ऊन, रेशम, जूट, ये सभी प्राकृतिक हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा कौन सा है? बताइए। आई होप आंसर टिक आपने कर दिया होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। रेशम जो है वो सबसे मजबूत रेशा होता है। लास्ट जब हमने मॉडल पेपर किया था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि फिलामेंट फाइबर कौन सा है। अगर हम प्राकृतिक रेशों में फिलामेंट फाइबर की बात करें तो रेशम जो है वो एक सिंगल ऐसा फाइबर है जो कि फिलामेंट होता है। बाकी प्राकृतिक रेशे जितने भी होते हैं वो स्टेपल फाइबर होते हैं, और रेशम फिलामेंट फाइबर होने के कारण अत्यधिक मजबूत होता है रादर देन अदर नेचुरल फाइबर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मर्सराइजेशन प्रक्रिया किस रेशे पर की जाती है? ये फिनिशिंग है। मर्सराइजेशन एक फिनिशिंग होती है। तो ये किस प्रकार के रेशे पर की जाती है? ऊन, रेशम, कपास या नायलॉन? आई होप आप लोग आंसर कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कपास जो होता है, जो हमारा कॉटन होता है, उस पर मर्सराइजेशन प्रोसेस की जाती है, उसमें चमक के लिए। नेक्स्ट वन, प्लेन बुनाई का दूसरा नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन हमने लिया वीविंग से। तो जो प्लेन वीविंग होती है उसको हम अदर किस नेम से जानते हैं? ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, टैबी बुनाई और जैकार्ड बुनाई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी राइट। टैबी बुनाई को हम प्लेन बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट वन, डेनिम कपड़े में कौन सी बुनाई होती है? पहले आप मुझे एक डेनिम कपड़े का एग्जाम्पल दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि डेनिम कपड़े में कौन सा गारमेंट आप पहनते हैं। अब हम बात करते हैं डेनिम कपड़े में बुनाई कौन सी होती है, वीविंग कौन सी होती है? प्लेन, साटन, ट्विल और पाइल?
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ट्विल बुनाई जो है वो डेनिम फैब्रिक में पाई जाती है, जबकि जो पायल है वो आपकी किस में होती है? टॉवल्स में होती है। टॉवल में आप देखेंगे, टॉवल में आपको पायल वीविंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन, ब्लीचिंग किसके लिए की जाती है? ब्लीचिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है जो कि हम लोग किस पर करते हैं और क्यों करते हैं बताइए? रंग चढ़ाने के लिए, सफ़ेद करने के लिए, छापने के लिए या फिनिशिंग के लिए? आई होप आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। जो हमारा कॉटन फैब्रिक होता है, जब हम उसको बनाते हैं वीविंग करके, जब उसको तैयार किया जाता है तो वो ग्रे फैब्रिक होता है, मीन्स रफ़ फैब्रिक होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है। तो उसमें चमक लाने के लिए, उसको सफ़ेद रंग प्रदान करने के लिए हम लोग उस पर ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग से हमारा जो कपड़ा है वो वाइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, आग प्रतिरोधी फिनिश के लिए क्या प्रयोग होता है? स्टार्च, बोरेक्स, मोम या फिर गोंद? बताइए। मीन्स किसी भी फैब्रिक को फायर प्रूफ बनाने के लिए आप कौन सी फिनिशिंग जो कर रहे हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्च का, बोरेक्स का, मोम का या गोंद का? तो किसका उपयोग करेंगे हम लोग? बोरेक्स का। बी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, बाटिक प्रिंटिंग किस देश की कला है? देश की बात हो रही है यहाँ, तो भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर जापान? बाटिक प्रिंटिंग इंडोनेशिया में सर्वाधिक जो है, इंडोनेशिया की ही कला है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? जो हमारी स्विंग मशीन है उसको किसने खोजा? एली विटनी, एलियास होवे, इशाक सिंगर, थिमोनियर? आई होप आप लोग आंसर कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी विल बी करेक्ट। एलियास होवे, सिलाई मशीन का आविष्कार किया है एलियास होवे ने। अगर यहाँ ऑप्शन में एलियास होवे नहीं होता और इसाक सिंगर होता तो आप इसाक सिंगर को भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट वन, कैलिको क्या है? ऊनी कपड़ा, सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा या फिर सिंथेटिक कपड़ा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सादा सूती कपड़ा। कैलिको हम कहते हैं सादा सूती कपड़े को। नेक्स्ट वन, रंगों का पक्कापन जांचने की विधि क्या है? ये कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कलर फास्टनेस को जांचने के लिए हम कौन से टेस्ट का उपयोग करते हैं। फर्स्ट वन क्रॉकिंग टेस्ट, सेकंड बर्निंग टेस्ट, थर्ड वन टीयर टेस्ट एंड लास्ट वन इज श्रिंकेज टेस्ट। बताइए आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट। क्रॉकिंग टेस्ट जो है वो हम कलर फास्टनेस के लिए करते हैं, रंगों के पक्कापन को जांचने के लिए करते हैं। जबकि जो आपका बर्निंग टेस्ट है उसे दहन परीक्षण कहते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा फाइबर जो है वो कौन सा है। मीन्स आपका वानस्पतिक जगत का है या फिर आपका जांतव जगत का है या आपका सिंथेटिक फाइबर है। मीन्स नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस देखने के लिए हम लोग बर्निंग टेस्ट करते हैं। टीयर टेस्ट के थ्रू हम लोग यार्न की या फैब्रिक की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, मजबूती का पता लगाते हैं, इसको हम कहते हैं टीयर टेस्ट। और श्रिंकेज टेस्ट में हम लोग पता लगाते हैं कि कपड़े को पानी में डालने के बाद वो कितना श्रिंक होगा, सिकुड़न कहते हैं उसको, सिकुड़न, कितनी सिकुड़न उसमें आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़, जरी के काम में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताइए कि जरी के काम को हम और किस नाम से जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि ये किस
शहर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, मीन्स किस शहर का ये या कहाँ का ये काम है। तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरी के काम में किस धातु का प्रयोग होता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी और एल्यूमिनियम। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया है। ऑप्शन सी विल बी राइट। सोना और चांदी के तारों के द्वारा जरी वर्क जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, सबसे पुराना प्राकृतिक रंजक कौन सा है? प्राकृतिक रंजक बताना है आपको। रंजक माने डाई, नेचुरल डाई की बात हो रही है। तो सबसे पुरानी प्राकृतिक नेचुरल डाई आपको बतानी है। सिंथेटिक, नील, एजो और सल्फर। आई होप आप लोग आंसर टिक कर चुके होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नील जो है वो सबसे पुराना नेचुरल डाई होता है। नेक्स्ट वन, चलिए अब टेक्सटाइल के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से हमारे होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होम मैनेजमेंट से है, ऊर्जा बचाने का सही तरीका क्या है? मीन्स जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अपने कार्यों को करने में, तो उसको सेव करने का क्या मेथड है? काम को टालना, योजना बनाकर काम करना, जल्दी उठना या फिर देर से सोना। बताइए आंसर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट। योजना बनाकर काम करना मीन्स अगर हम लोग पहले से ही प्लान कर लेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी खराब या वेस्ट नहीं होगी और हम लोग कम एनर्जी को खर्च करते हुए अधिक से अधिक कामों को कर पाएंगे। तो प्लानिंग जो है वो बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट वन, समय योजना बनाने का पहला चरण क्या है? अगर हमें टाइम प्लान करना है, आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो अगर हमें टाइम प्लान करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कार्य सूची बनाना, मूल्यांकन, कार्य करना या फिर आराम करना। आई होप आप लोग आंसर टिक कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। कार्य सूची बनाना। आप किसी भी प्लान को तब तैयार कर पाएंगे जब आपके पास कार्य की सूची होगी कि आपको कौन कौन से काम जो है वो करने हैं। तो पहला चरण होगा हमारा कार्य सूची को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज़, परिवार जीवन चक्र का अंतिम चरण क्या है? जो हमारी फैमिली लाइफ साइकिल होती है उसके कुछ चरण हैं। इनमें आपसे पूछा गया है कि लास्ट चरण क्या होता है। विस्तार, संकुचन, प्रारंभ और विकास। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। प्रारंभिक चरण जो है वो अंतिम चरण पूछा है आपसे, तो संकुचन जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। जो आपका फैमिली लाइफ साइकिल होता है वो 3 चरण में होता है। सबसे पहले हमारा होता है प्रारंभिक चरण, जिसमें एक लड़का और एक लड़की, उनकी शादी होती है, वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। सेकंड हमारी विस्तार अवस्था होती है, जिसमें कि उनके बेबी होते हैं और बेबी धीरे धीरे बड़े होंगे, एजुकेशन लेंगे, फिर उसके बाद वो लोग जॉब करेंगे। ठीक है। थर्ड वन इज़ संकुचन। जब बच्चा जो है जॉब के लिए या शादी करके बाहर चला जाता है उसको हम कहते हैं, और हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं संकुचन अवस्था या संकुचन चरण। तो हमें अंतिम चरण बताना है, तो संकुचन जो है वो हमारा लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट वन, संसाधनों का सही उपयोग किस पर निर्भर करता है? भाग्य, निर्णय लेने की क्षमता, मौसम या फिर स्थान। आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से आप लोग उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? आपके लक पर, आपके डिसीजन प्रोसेस पर, या वेदर पर, या फिर प्लेस पर। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। निर्णय लेने की क्षमता। आपका जो डिसीज़न है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रभावित करेगा कि आपने संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग किया या
नहीं। नेक्स्ट वन, प्रबंधन में नियंत्रण का अर्थ क्या है? प्रबंधन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें आपका थर्ड स्टेप है नियंत्रण। तो आपको बताना है कि नियंत्रण है क्या। योजना बनाना, कार्यों का निरीक्षण करना, संसाधन जुटाना या फिर निर्णय लेना। आई होप आंसर टिक कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कार्यों का निरीक्षण करना। जो आपका योजना बनाना है वो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें कि हम लोग प्लान करते हैं कार्यों का। फिर संसाधन जुटाना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन सेकंड स्टेप होता है हमारा, जिसमें कि हम उस कार्य को करने के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ निरीक्षण या नियंत्रण। इसमें हम लोग नियंत्रण जो है वो हमारा हर स्टेप पे होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं कि हमने जो प्लान किया है, हमने जो काम करना है वो ठीक प्रकार से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन मानव संसाधन है? आपको बताना है कि मानव संसाधन या मानवीय रिसोर्सेज कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं इसमें? पैसा, समय, कौशल या फिर मशीन। आई होप आपने आंसर को टिक कर लिया होगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कौशल मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होती हैं? जो मनुष्य के अंदर निहित होती हैं, जिनको दूसरा व्यक्ति कोई चुरा नहीं सकता है या उनको छू नहीं सकता है। जैसे इंसान की बुद्धि, उसकी रुचि, उसका उसको क्या बोलना चाहिए, ऊर्जा, उसका कौशल या फिर उसका कार्य करने का तरीका। ये सब चीज़ें मेरी अपनी हैं, उसको कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे छीन नहीं सकता है। तो उसको हम कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे कि कौशल है, ये मेरा स्किल है, कोई भी वो मेरा अपना है, उसको कोई दूसरा मुझसे नहीं छीन सकता है। जबकि जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? जिनको कि कोई दूसरा व्यक्ति भी यूज़ कर सकता है मुझसे लेके, या मुझसे छीन भी सकता है, चुरा भी सकता है। जैसे पैसा हो गया, समय हो गया, है ना, कोई मशीन हो गई। ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, परिवार जीवन चक्र में बच्चों के बड़े होने का चरण कहलाता है। अभी मैंने आपको फैमिली लाइफ साइकिल बताई है। आई होप आप इसका आंसर ठीक से देंगे। फर्स्ट ऑप्शन प्रारंभिक चरण, सेकंड विस्तार चरण, थर्ड संकुचन चरण एंड लास्ट वन समाप्ति चरण। बताइए इनमें से कौन से चरण में बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं? आई होप आपका आंसर टिक हो गया होगा। विस्तार चरण मीन्स ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट वन, संसाधन का अर्थ क्या है? मीन्स रिसोर्सेज क्या हैं? केवल धन, केवल समय, या वे सभी साधन जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हों, अथवा केवल श्रम। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, वे सभी साधन जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों उनको हम लोग संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट वन, धन एवं समय को मानवीय संसाधन किसने कहा है? अभी मैंने आपको बताया कि मानवीय संसाधन वो हैं जो मनुष्य में निहित होते हैं, और धन और समय जो है वो हमारा कैसा है? अमानवीय संसाधन है। लेकिन इनमें से एक ऐसे महोदय हैं जिन्होंने धन और समय को मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत रखा है। तो आप लोगों को बताना है कौन है वो। निकिल एवं डॉर्सी, ग्रॉस एवं क्रेंडल, जॉन ड्यूवी या फिर यूंग। आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ग्रॉस एवं क्रेंडल जो हैं उन्होंने मानवीय संसाधन कहा है धन और समय को। बाकी जो हैं निकिल एवं डॉर्सी ने जब इसको क्लासिफाई किया है तो इन्होंने धन और समय को अमानवीय संसाधन माना है। नेक्स्ट वन, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है
जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, ये कथन किसका है? बताइए। निकिल एवं डॉर्सी, ग्रॉस एवं क्रैंडल, राजमल पी देवदास या फिर कॉटजिन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये आ भी चुका है। आई होप आप इसका आंसर ठीक से कर पाएंगे। ये हमारी आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राजमल पी देवदास ने गृह व्यवस्था को बांध के समान माना है, जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, लेकिन आज भी मेरी आपसे वही शिकायत है, सेम शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप लाइक वाले बटन को नहीं दबाते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो मेरा डाउन हो जाता है। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको आप टिक करें ना करें, लेकिन मेरा मोटिवेशन जो है वो डाउन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको रोज़ वीडियोस देती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।